हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन उसके पार्ट ए को रिवाइज करने वाला हूं। तो सोचा कि ना एक ही वीडियो में फटाफट मैं इनके एबीसी जो भी पार्ट्स हैं वो सारे अच्छे से डिस्कस कर दूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज हमने पार्ट ए जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से मैं आपके लिए ये डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which can be expressed in terms of magnitude ठीक है, are known as स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन से होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी उनको कहा जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, सो विच कैन बी मेजर्ड, तो हम उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ अगर हम उसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले, जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ में उसका यूनिट चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी का मास को मेजर करता हूं तो मास को मेजर करने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 kg लिखते हैं ना। अब अगर आप देखेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये जो 2 है ये तो हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो kg है वो इसका यूनिट हो गया। तो किसी भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेना पड़े उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं तो उन क्वांटिटीज को हम एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं? उसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खास बात है स्केलर क्वांटिटीज की कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जब हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो सिंपल अलजेब्रा लगा के हम उसको अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो आपका ओ से ए तक मतलब जो है वो कुछ लेंथ कवर करता है, और ये जो है आपका मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, और फिर वो ए से बी तक जाता है। पहले कहाँ से गया? ओ से ए तक आया, फिर ए से बी तक गया, और अब जो उसने लेंथ कवर करी है वो 3 किलोमीटर की है। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं कहता हूं कि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली इन दो लेंथ को ऐड कर लेते हैं। तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, एंड आंसर हमारे पास 5 किलोमीटर आ जाता है। आगे जाके आपको मैं डिस्प्लेसमेंट भी रिवाइज करवाने वाला हूं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमारे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का। ऐसे कंडीशन के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई और जस्ट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आप सिर्फ अलजेब्रिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हो तो वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। तो इसके साथ स्केलर क्वांटिटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास टर्म्स भी हैं, जैसे कि जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं
वो हमारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। अगर मैं प्योर नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है, इवन अगर आपने देखा होगा जो पाई की वैल्यू होती है, जो कि होती है 22/7, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। एंड दैट्स इट, आई थिंक इतना बहुत है स्केलर को समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने वेक्टर क्वांटिटी की। याद रखें, मैंने ऑलरेडी इनकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का पर्पस है जल्दी जल्दी आपको सारा कुछ रिवाइज करवाना। देखिए, अब अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ हमें इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो वो कितनी एक्ट कर रही है, तो उसको लिखने का तरीका नॉर्मली ऐसा रहता है कि जैसे कि 3 न्यूटन आपकी मान लो फोर्स एक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में वो भी लिखना पड़ता है, जैसे कि ड्यू ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, जो भी हमें लिखना है। बट जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी को मतलब उसकी वैल्यू को लिखते हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़े, उसकी डायरेक्शन को भी लिखना पड़े, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें हमारे पास वही तीन चीजें फिर से है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखें, इसी को देख लो ध्यान से, तो ये जो 3 है ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो एन न्यूटन आप देख रहे हो ये क्या है, इसका यूनिट है। और ये जो आपने यहां देख रहे हो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो ये हो गया मेरा फोर्स के बारे में बात। इसके अलावा हमारे पास कई सारे वैसे एग्जांपल हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा मोमेंटम जो है, जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ते हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। लीनियर मोमेंटम बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की बात करें वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या होता था कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिटरमिन करने के लिए हम नॉर्मल अलजेब्रा की हेल्प से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उनको अलजेब्रिकली या सिंपल वे में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ लॉज का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर उन लॉज को हम वेक्टर लॉज कहते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉज कहते हैं। इसके आगे डिटेलिंग भी अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, नहीं नहीं नॉट पाइथागोरस, पैरेललोग्राम थ्योरी होती है, ट्रायंगल लॉ थ्योरी होती है इनको ऐड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से 11th में आ जाइए, वहाँ पे जाके आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा ये सब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये मेरे वेक्टर्स के रिगार्डिंग है। अगर मुझे कोई सिंपल वे में समझाना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए सिर्फ सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करो तो वो स्केलर है। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए कि एक पर्सन ओ से ए पॉइंट पे गया एंड फिर ए से बी पॉइंट पे गया, तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको 3 किलोमीटर और इसको 4 किलोमीटर ले लेता हूँ। एंड अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें आपने डिस्टेंस पता करनी है, तो आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का 3 + 4 दैट इज 7, और अलजेब्रिकली ऐड किया है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो √3² + 4² किया जाएगा, ये आपका √25 आ जाएगा जिसका आंसर 5 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट लगी है। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लो मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि एक उसका लेटर लिख लेंगे दैट इज एफ, और उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दिया जाएगा। ये जो एरो है ये सिंबलाइज करता है कि नीचे दिया गया जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक बात और मजे की बात बताता हूं, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ईस्ट जो डायरेक्शन है,
ठीक है, अगर वो मैं उसको पॉजिटिव मान के चलता हूं तो ऑब्वियस है कि जो वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो क्या है, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कंडीशन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं एफ को लिखता हूं दैट इज 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 न्यूटन ड्यू वेस्ट, में इसको लिखूंगा। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो इसमें माइनस और ये ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम -f वेक्टर करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके रिलेटेड है। आई होप आप ये बात अच्छी तरह समझ होंगे। हाँ, इसका एक और मेथड भी है रिप्रेजेंट करने का, सिंबलाइज वाइज। मतलब या तो आप उस लेटर को लिख के उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, उस लेटर को बहुत सारा अच्छे से डार्क कर दीजिए। आप जितना ज्यादा उसको डार्क करेंगे मतलब होगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। खासतौर पे अगर आपने फॉरेन ऑथर की बुक्स देखी होंगी तो उसमें ज्यादातर ऐसे ऊपर मतलब एरो का निशान लगा होता, वहां पर आपको डार्क करके लेटर्स लिखी जाती है, जिसका मतलब होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आर्टिकल 2.2 की तरफ चलता हूं मैं। 2.2 आर्टिकल के अंदर, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन की। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है। ओके, सो देखिए सबसे पहली बात एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक बढ़िया सा एक ट्री है, एंड ट्री क्या है, ट्री मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी मतलब रेस्टी, जो मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, पता नहीं कैसे बना पाऊंगा कार, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस चीज़ों में, बट चलो कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक कार है, एंड इस कार में इनिशियली जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब कार यहाँ थी, और आफ्टर सम टाइम देख रहा हूं तो भी कार यहीं पे है। मैं कैसे बता पा रहा हूं ये यहीं पे है, क्योंकि मैं इस पेड़ के विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन को जज कर रहा हूं। तो ये बॉडी मेरे लिए क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। लेकिन अगर यही कार जो है वो मेरी आगे की तरफ मूव कर जाती है, मतलब यहां पे आ जाता है सपोज, ठीक है, यहां पे मेरे पास वो गाड़ी आ चुकी है। अब इस पेड़ के विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समझ जाइए कि वो चीज क्या है, आपकी मोशन में है। एक बात एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिविस्टिक टर्म्स है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नई बात बता दी। बात बहुत सिंपल सी है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक ट्रेन है, और इस ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर आपका बैठा हुआ है, उसी के साथ एक पैसेंजर और बैठा हुआ है, और बाहर एक क्या नाम है आपका, प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में एक पर्सन यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है। अगर मैं इस पर्सन के हिसाब से इस इंसान की पोजीशन के बारे में बात करूं तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा यार ये पर्सन मूव तो कर नहीं रहा, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेन आपकी मूव कर रही है, तो इस पर्सन के हिसाब से देखूंगा तो ये जो पर्सन है ये लगातार मूव कर रहा है, तो मतलब ये कहेगा कि यार ये पर्सन क्या है, मोशन में है। मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव वाइज वेरी करता है कि कोई जो चीज है वो आपकी रेस्ट में है कि मोशन में है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया गया कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। लेकिन वही अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहेंगे वो एक मोशन में माना जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जब हम मोशंस की बात करते हैं तो बेटा 3 तरह की मोशंस हम स्टडी करते हैं, आज हम उसके बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे।
सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है, कलर चेंज करते हैं, हाँ, सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास वन डायमेंशन मोशन, है ना, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन भी तो आगे 3 तरह की है ना। अब मैं बताया तो इसका मतलब क्या है। देखिए यार, अगर मान के चलते हैं कि ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, क्या है, एक बढ़िया सी स्ट्रेट सी रोड है, थोड़े से अदाकारी भी दिखा दे, ठीक है, ओके। तो इस रोड पे मान लेते हैं कि मेरे पास हाँ ये रहा, एक सेकंड दीजिए मेरे को, अपने लिए अप्रोप्रिएट कलर ले लो, अप्रोप्रिएट कलर, एक सेकंड बस, ओके। अब इस पे मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, कार अब ऐसी बनेगी, और वो कार इसी पाथ पर, एक स्ट्रेट पाथ पे लगातार मूव होता जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्ट्रेट पाथ है बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वो एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको शायद पता होगा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसमें हम 2 एक्सिस स्टडी करते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन बन जाता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है, ये मेरा माइनस वाई लिया जाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है, चाहे वो एक्स के लॉन्ग, चाहे माइनस एक्स के लॉन्ग, या वाई के लॉन्ग, या माइनस वाई के लॉन्ग, तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं टू डायमेंशन की, टू डायमेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है। अब टू डायमेंशन मोशन की अगर मैं बात करूं, देखिए, अब क्या है, जो रोड है वो मेरी एक इस जिगजैग मैनर के अंदर रोड है मेरी। तो जैसे कि अगर मैं देखूं, तो अगर इसमें मान लो कोई भी एक कार है, तो वो कार सीधी तो जाएगी नहीं, पहले वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। अब इस चीज को इसके अंदर देखते हैं। अब यही चीज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करूं, तो वो ना एक्स के लॉन्ग जा रहा है ना वाई के लॉन्ग जा रहा है, वो कुछ इस तरह से आपका मूव करता जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो एक एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, मतलब ये कि हर एक पॉइंट पर उसका या तो एक्स चेंज हो रहा है या तो वाई चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है। तो ऐसी मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं। और लास्ट आ जाता है बेटा हमारा 3 डायमेंशनल, ये भी चलो बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम वन डायमेंशनल मोशन है तो हम वन ही डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, बट हम नॉर्मली 3 डायमेंशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड डायमेंशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, 3 डायमेंशनल मोशन की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक पहाड़ी है, मान लेते ये मेरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के अराउंड जो कोई भी मतलब ट्रैवलर है वो ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जिगजैग रोड तो होगी ही, पर एट द सेम टाइम उसकी हाइट भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो जब हम 3 कोऑर्डिनेट चेंज आता है, एक्स वाई एंड जेड, जेड वो कोऑर्डिनेट होता है जो हाइट्स को रिप्रेजेंट करता है आपका, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम कह देते हैं कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है। अब हमारा जो चैप्टर है वो वन डायमेंशन मोशन के ऊपर है, तो मतलब इस पूरे चैप्टर के दौरान मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, तो हम वन डायमेंशन मोशन को स्टडी करेंगे। इसके बाद मेरा शुरुआत होती है हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। चलिए शुरू करते हैं यार, एक सिंपल एग्जांपल से बता दूंगा क्या क्या होता है। मान लीजिए यार कि मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में हूं, और मुझे मान लीजिए अंबाला जाना है। अब सीधी रोड तो है नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा जिगजैग मैनर में हम इस तरह से जाएंगे, सीधा जाएंगे, थोड़ा टर्न करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, तब जाके हम अपना अंबाला पहुंचेंगे। अब इस कंडीशन के अंदर जो आपका पर्सन है, मान लो गाड़ी से अगर ट्रेवल कर रहा है, तो वो इस रोड पे चलेगा, और जब ये इस रोड पे चलेगा तो वो इस रोड का जो एक्चुअल पाथ है वो कवर करेगा। तो जो एक्चुअल पाथ होता है जो वो एक बॉडी कवर करती है, उस एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस का मतलब क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, पहली बात तो ये है आपकी। अच्छा, उसके बाद
अगर मान लेते हैं कि चंडीगढ़ से अंबाला तक का डायरेक्ट मैं फ्लाइट लेता हूं और वो सीधा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगा, मतलब डायरेक्टली, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, यहां से यहां पहुंचा, तो अब ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, इसकी जो लेंथ होगी वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होगी। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन कर देता हूं, पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, वन डायमेंशन के बारे में, सॉरी इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपना यहाँ पे। तो आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको मेनली समझ में आ गया होगा, बट अब इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ मैं आपका डिस्टेंस लिख देता हूं और एक तरफ मैं आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। देखिए, जब हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेशंस तो मैंने दोनों बताई दी हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे मैं डिफरेंसेस नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। देखिए क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसका यूनिट भी हमारा मीटर ही होता है और इसका यूनिट भी जब हम लेते हैं वो मीटर ही होता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब कईयों के मन में आता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। चलो मैं आपको पहले दो तीन बातें समझा दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी की पोजीशन पता करनी हो तो उसके लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो उस स्टेशनरी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, मतलब जहां से शुरुआत हुई है। नहीं, वहां से शुरुआत नहीं हुई ये जरूरी नहीं है, मतलब ये वो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी की पोजीशन को मेजर करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये क्या है मेरा ओरिजिन। ओरिजिन वो होता है, वो पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था। अब इसकी दूरी जो है यहां से मैं एक्स ए ले लेता हूं, ठीक है। तो एक्स ए इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ दैट पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन एंड इसी को कहा जाएगा द पोजीशन ऑफ ए। इसको कहते हैं द पोजीशन ऑफ ए। उसी तरह अगर मैं पोजीशन बी पता करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो पॉइंट बी में पहुंच जाता है आफ्टर सम टाइम टी, तो अब इस पॉइंट बी की जो दूरी है मेरे ओरिजिन से उसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस एक्स बी इज नोन एज द पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है, सो डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। मतलब ए से बी तक के बीच का जो पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर आपका एक्स बी बड़ा है एक्स ए के तो डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। और इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक्स बी और एक्स ए एग्जैक्टली सेम हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा पॉइंट ए है जहां से शुरुआत हो रही है, बट आदमी घूम फिर कर हर जगह पे वापस अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तो वही मेरा बी पॉइंट पे हो जाएगा, वही मेरा ए पॉइंट पे हो जाएगा। और इस केस में दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि हर बार जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिन से कैलकुलेट की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज इस केस में, कि ये फिर से मेरा ओरिजिन पॉइंट है आपका, ठीक है। अब ये मेरा
यहाँ पे ए पॉइंट है और अब ये मेरा बी पॉइंट है, मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन राइट नाउ। और ये मेरा हो गया एक्स ए और ये हो गया मेरा एक्स बी। आप खुद देख सकते हो कि मेरा एक्स ए इस बार बड़ा है एक्स बी से। ऐसे कंडीशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। और यहां पर एक नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि इनिशियली जब आप ओरिजिन से दूर जाने वाले मोशन को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो यहाँ नेगेटिव का मतलब होगा दैट इज यू आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब नाउ यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब आपने ओरिजिन से दूर जाने वाले को पॉजिटिव माना था, तो अब अगर आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हो तो उसको हम अपना नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना हो। जैसे अगर इस रेफरेंस के हिसाब से बोलूं तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं 5 मीटर तो मतलब है कि ये ओरिजिन से दूर 5 मीटर गया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख दूं -5 मीटर तो इसका मतलब है ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन। पहली बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर एक एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज होती है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या नोट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इधर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, बट कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखें। अब इसमें एक सवाल ये पैदा भी होता है कि सर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब हो सकता है। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, पहले तो कौन से स्ट्रेट पाथ पे आपका मूव होना चाहिए, एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन वन सिंगल डायरेक्शन, तब आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट पे स्टार्ट किया, ऐसे अगर जिगजैग होकर जाऊंगा और पॉइंट बी तक पहुंचूंगा तो ऑब्वियसली यार डिस्टेंस जो है वो आपका ज्यादा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हूं और ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे बॉडी मूव होनी चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा एक ही डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैलकुलेट करना है उसके एग्जांपल्स आपको दिए, बट मैं एक बार आपके साथ वो एग्जांपल भी शेयर कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सपोज आपका, है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये इसका जो रेडियस है मेरा आर है और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये मेरा ए पॉइंट है। सो एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये यहां पे था, और आफ्टर सम टाइम टी वो मान लो मेरे बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब ऐसे कंडीशन से ए टू बी जाते वक्त का अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। पहली बात, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो मेरे को एक्चुअली में इस आर्क का मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है। अब पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, वो एक्चुअली में 2πr होता है। बट क्योंकि मैंने सिर्फ 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर किया है, देयरफॉर अगर मैं एक डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो वो डिस्टेंस मेरा 1/4 इंटू 2πr आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में मेरा आंसर आ जाएगा πr/2। आगे मीटर लगाना मत भूलें, वहीं पे गलतियां होती हैं सबकी। लेकिन अगर मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, प्लीज ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा बी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन दोनों के बीच का लेंथ। जैसे कि ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आप देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल है, ये आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि रेडियस है। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किया जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर आ गया,
जिसको मैं √2r भी लिख सकता हूं और साथ में मीटर आ जाएगा, और ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर एक आई होप ये क्लियर हो गया। दूसरे एग्जांपल में मान लो अगर ये घूमकर दोबारा ए पॉइंट पे आ जाएगा, ये भी बता देता हूँ। मान लो यहाँ से ए से शुरू हुआ, यहाँ पे बी तक गया, घूमा 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 और सीधा यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गया। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि यार डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया है तो 2πr इज द आंसर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो यार, आपको मैंने क्या कहा था कि इनिशियल पॉइंट अगर और फाइनल पॉइंट अगर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आपका 0 आ जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। एंड दैट्स इट, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपको वो दिए गए हैं, डिफरेंसेस दिए गए हैं, काइंडली उसको अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो गया डन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें बात करनी है स्पीड की, वेलोसिटी की, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, इन सब के बारे में बात करनी है। फटाफट अपना कवर कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर या डिस्कस करना है वो है स्पीड के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो स्पीड है क्या? स्पीड का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, इसलिए इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड। पहली बात तो ये है। इसके अलावा डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हमारी बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। इसके बाद अगर मैं CGS यूनिट की बात करता हूं तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। टाइम तो है वो सेकंड ही रहता है, चाहे SI हो चाहे CGS हो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा। डन। इसके बाद हमारे पास जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट स्पीड। अब स्पीड के अंदर हम 2-3 डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। ठीक है, और क्या क्या देखते हैं हम आपके इसमें? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, इसके अलावा और हम क्या देखते हैं? इसके अलावा हम देखते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी? और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई हमारी, वो है एक्चुअली पता क्या बात है, मुझे इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। जब हम वेरिएबल स्पीड पढ़ते हैं तो उसी के आगे ये 2 कैटेगरीज हैं, उसी के अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। ये एक पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड, और दूसरा होता है हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना किस तरह से किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे थोड़ा ज्यादा हमारे पास आते हैं। चलिए एक एक करके फटाफट हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, तब हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। पहली बात। अब इसको एग्जांपल वाइज कैसे समझाऊं? जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रेट पाथ पे ये मेरा ओरिजिन है। ओके, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर है आपका, और ये t = 1 सेकेंड में कवर करता है। ओरिजिन से शुरू हुआ, ए पॉइंट तक गया, 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर। फिर वो ए से बी तक गया, जो फिर से 5 मीटर है,
और जब टाइम को दिखेगा तब भी टाइम मेरा हमेशा 1 सेकेंड ही रहा है। तो एवरी 1 सेकेंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल पाथ कवर करता जा रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अब यूनिफॉर्म स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम करके, तो 5 मीटर बाय 1 सेकेंड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड एक यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब गाड़ी इस कांस्टेंट स्पीड के साथ लगातार मूव करती जा रही है। तो जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगा के अपना स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़े आसानी से किया जा सकता है। क्लियर जी। लेकिन जब हम एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं, सो लेट मी देखते हैं कि अगर ये हो जाए, वेरी गुड, हो गया। अब हम बात करने लगे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक है। अब क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए मैं इसको आगे नॉन कर देता हूं बस। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह देते हैं। जैसे मान लो यार आप गाड़ी एक रश में चला रहे हो, जब आप गाड़ी रश में चलाते हो तो कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। इसके अंदर हम दो तरह के टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो होता है स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब समझा देता हूं कि मानता हूं कि आपकी स्पीड लगातार वेरी करता जा रहा है। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये ओरिजिन आ गया एंड गाड़ी के ये 3 पॉइंट्स में बता रहा हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड जब बी पॉइंट पे आया, और फिर से 9 मीटर पर सेकेंड हो गया जब वो सी पॉइंट पे आया। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट सी, तो आप पहले जो स्पीड्स थी उनको मेजर नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि सी पॉइंट पर आकर उस टाइम इसकी क्या स्पीड है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या स्पीड है। इसलिए आपकी डेफिनेशन में तक लिखा जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में कवर किया जाता है, मतलब एक आखिरी सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या आखिरी माइन्यूट सेकंड में जो भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक होगा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इसी के अंदर हमने जो स्टडी करना है वो है एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए पहले मैं इसको अपने कॉपी करके अगले वाले में चलता हूं, फिर आपको फिर से समझाता हूं ये क्या मतलब है इस चीज का। जैसे मैंने कहा कि अब हमने स्टडी करना है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है यार, ये होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जब कोई आपसे पूछता है ना यार कितनी स्पीड में आया था, कहते यार लगभग 30 की स्पीड से आया हो, तो लगभग जो 30 का स्पीड होता है, क्योंकि मतलब क्या कि कभी आपकी स्पीड ज्यादा थी कभी कम थी, बट उन्होंने एवरेज जिस स्पीड से आप आए हो उसको हम एवरेज स्पीड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे करेंगे इस चीज को। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है आपका और ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे मुझे पहुंचना था। ये मैं ए पॉइंट लेता हूँ, ये मैं बी पॉइंट लेता हूँ, मतलब क्या एवरी 1 सेकेंड के बाद ना इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो देखना चाहता हूँ मैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर a से b के बीच में जो टाइम है वो भी t इक्वल टू 1 सेकेंड है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब हम टाइम मेजर करते हैं उसको टाइम इंटरवल कहा जाता है। देखिए जब आप टाइम शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स एट पॉइंट a इसका टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, बट b पॉइंट हो जाएगा टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, लेकिन a से b तक जाने में जो टाइम लगेगा वो सिर्फ 1 सेकेंड का है, तो दैट इज नोन एज द टाइम इंटरवल। और b से फाइनल में पहुंचने में भी टाइम आपका 1 सेकेंड का ही, उस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो देखेंगे। सो पहले मान लेते हैं कि इसने 3 मीटर कवर किया, अगली बार उसने मान लेते हैं 4 मीटर कवर किया और अगला मान लीजिए फिर 3 मीटर कवर किया। पहली बात तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो अब मैं इसमें एवरेज स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। एवरेज स्पीड पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा, जैसे 3 + 4 + 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा, 1 2 3, तो टोटल टाइम 3 है,
तो सबसे पहली बात आपका आ जाएगा 4 + 3 7 7 और 3 10 10/3, तो 3.33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो व्यक्ति है ये आपका ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने एवरेज स्पीड को आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यार ये क्लियर हो गया क्या मतलब है इस चीज का। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अब सीधी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या चीज है? देखिए, अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वहां था डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहां पे लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब क्या कि आपकी वेलोसिटी और आपकी स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकती है, बट उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। अगर एक बॉडी मान लो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो सकता है, तो बस वही केस है जहां पर आपका स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो सकती है, अदरवाइज ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ओके, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, टाइम का हमारा सेकंड है, इसलिए मीटर पर सेकंड हमारा यूनिट बन जाता है वेलोसिटी का। और वेलोसिटी एक ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इससे वेलोसिटी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। इसलिए ज़्यादातर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो वी वेक्टर से या यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें भी पहचान है, वी बेसिकली फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आफ्टर सम टाइम क्या वेलोसिटी है, और इनिशियल क्या जो होती है वेलोसिटी उसको इनिशियल वेलोसिटी हम कहते हैं। यू बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखें कि अगर एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तब आपका स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, आपकी सेम हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था वहां पे भी हमारे पास दो, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो उस वेलोसिटी के अंदर हमारे दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक बनता है यूनिफॉर्म स्पीड का, या सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहूंगा ना मैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर आ जाएगा मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर। अब इसके अंदर जब मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर बात करता हूं तब हम इसमें दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करते हैं। चलिए जल्दी से डिस्कस करता हूँ यार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या वेलोसिटी है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा गया। ऑन एन एवरेज क्या वेलोसिटी है उसको एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं। बट मेरा जो मेन फोकस है आपको बताना वो है एवरेज वेलोसिटी के बारे में, कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आपने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो पता करनी है, मेरे पर्सन की क्या नेट डिस्प्लेसमेंट है, और उसको टोटल टाइम के साथ आपने डिवाइड करना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, आई होप आपको शायद उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक पर्सन ए से बी पॉइंट जाता है, पहले ए से बी पॉइंट जाता है और वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है आपके 1 आवर के अंदर, ठीक है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद वही सेम टू सेम पर्सन मेरा वापस सी पॉइंट पे आता है, बी से सी तक आता है जो कि एग्जैक्टली सेंटर पे है। तो मतलब हाफ किलोमीटर जो है मेरा कवर होता है, और वो भी 30 मिनट्स में कवर करता है वो आपका, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब हो गया हाफ आवर के अंदर वो कवर करता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी एवरेज स्पीड क्या है फ्रॉम ए टू बी, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस जो क्या है वो 1 किलोमीटर है, टाइम मेरा 1 आवर है, तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और उस पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं आपको कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम ए टू बी, तो आप बोलेंगे सर अभी भी 1 किलोमीटर ही, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ मेरा 1 किलोमीटर ही है और 1 आवर के अंदर ये हो रहा है, सो 1 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो आप देख सकते हो कि जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं आपके यहां पर सेम हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट उसमें लेके चलता हूं। हाँ, लीजिए। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, तो हमें पड़ा हुआ है कि भाई टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, इस केस में ओवर टोटल टाइम होता है। सो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ए टू बी, बी टू ए आने में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1+1/2 r, और टोटल टाइम हो जाएगा 1+1/2, नहीं, डिस्टेंस होगा 1+1/2 किलोमीटर एंड टाइम हो जाएगा 1+1/2 r। तो ये है मेरे पास, तो ये क्या है मीटर में, नहीं किलोमीटर में है ये। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 किलोमीटर, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 r, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आर। ठीक है, को डन। इसी के सामने अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ। सो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ए टू सी तक की, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है, ओवर टोटल टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब ध्यान से प्लीज ध्यान से देखना, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच के लेंथ को डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। अब ऐसे कंडीशन में 1 किलोमीटर में से हाफ किलोमीटर माइनस कर दीजिए, तो 1 - 1/2 आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन टाइम टोटल लेना है तो 1+1/2 लिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में ऊपर 1/2 बन गया और नीचे बन जाएगा 3/2। ये 2 पर जाएगा, वो नीचे आएगा, सो बेसिकली आपका आ गया 2/नीचे 6 आ जाएगा, है ना, 2/6 कट के आ जाएगा 1/3। 1/3 होता है 0.33 किलोमीटर पर आर। लो, फाइनली आपके मैंने एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करके आपको दे दी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और एवरेज स्पीड जो है वो कैसे आपकी फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब सेम हो सकती है, तो मैं उसका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं कि जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यूज आपकी सेम हो जाती है। ठीक है, इसमें ना एक क्वेश्चन और हमारे को आ जाता है, वो नॉर्मली पूछते हैं यार कि क्या एक ही टाइम पर जो पर्सन है उसकी कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। आंसर है यस, हो सकती है, जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तब हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए मैं आपके यहाँ पे ना ए, ये बी, ये सी और डी, यहाँ पे 4 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। एक कार है, इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है विद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बी पॉइंट पे भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब ऐसे कंडीशन में कोई पूछे कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कहूंगा यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, उससे मूव कर रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक्चुअली में होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड स्पीड होता है और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। एक सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पर डायरेक्शन को शो करने के लिए वी हैव टू मेक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि ए पॉइंट पे बनाऊंगा तो इधर शो करेगा इफ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, बी पे दिखाऊंगा तो ऐसे शो करेगा, सी पे दिखाऊंगा तो ऐसे शो करेगा, डी पे दिखाऊंगा तो ऊपर शो करेगा। तो हर एक पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपकी डायरेक्शन में चेंज आता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में लगातार आपकी चेंज हो रही है, इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है वो एक वेरिएबल होगा, क्योंकि डायरेक्शन में लगातार वेरिएशन आती जा रही है। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है, लेकिन जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात? आगे बढ़ते हैं। बाकी यार मैं ऑलरेडी आपको सारी बातें बता चुका हूँ, बाकी दो चार जो डिस्टिंक्शन है या मेन पॉइंट्स हैं वो अपना आप रीड कर लेना। नहीं तो मैंने देखो आपको मैंने पहले कहा कि हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है
सिर्फ वही आपके साथ डिस्कस या शेयर कर रहा हूं, तो काइंडली उसको ध्यान से देख लेना। फिर लास्ट हम आ जाते हैं अपने एक्सेलरेशन के ऊपर कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। चलिए जल्दी से हम ये भी खत्म कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। समझाने के लिए बता देता हूं कि देखो, लगातार अगर वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है या घटती घटती जा रही है, उस टाइम में हम उसको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। बट उसके लिए स्पेसिफिकली क्या देखना होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये रीजन है, गाड़ी आपकी मूव कर रही थी लगातार, इस पॉइंट पर आकर मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, तब मैंने जब इसकी स्पीड को नोट किया तो वो था u, और u हमेशा इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। उसके बाद जैसे वो b पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी स्पीड जो है वो v हो चुकी थी, तो v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। सो u हमेशा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, v किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को। तो ठीक है, इजी है, कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही इसके अंदर। सो अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज v माइनस यू ओवर टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, रेट मतलब उसको डिवाइड बाय टाइम करना है। तो 0 से t किया तो इसलिए t टाइम लिया। अगर t1 से t2 होता तो नीचे लिखता t2 माइनस t1, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल हो चाहे फाइनल हो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय सेकंड, तो ऊपर आ जाएगा अकेला मीटर पर सेकंड। ये यूनिट थोड़ा कट होंगे आपके, तो नीचे आ जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो लिखते हो। बाकी एक्सेलरेशन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट किया जाता है v माइनस यू ओवर टी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और t इधर ले जाऊंगा तो मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि मैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन को कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक्सेलरेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो v माइनस यू ओवर टी इसका फॉर्मूला है। इसके दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स हैं कि अगर v बड़ा है u से, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी, तब मैं कहूंगा एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि v लेस देन u है, मतलब वेलोसिटी में आपका डिक्रीज आया है, आपने मान लो सामने गाड़ी चल रही है और बच्चा एकदम से कोई सामने आ जाता है, आप ब्रेक लगा देते हो, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, लगातार वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना। ऐसे कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ जाता है, और क्योंकि ये आपका नेगेटिव आ जाता है, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन का नाम है रिटार्डेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन बोले तो मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, रिटार्डेशन का मतलब होता है लगातार आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और तीसरा, अगर बॉडी मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जिसकी डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब u और v की वैल्यू एक्जैक्टली सेम है, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। तो एक्सेलरेशन जीरो का कंडीशन क्या है, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आपकी मूव कर रही है तो वो एक एक्सेलरेशन, सॉरी उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, सो आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हाँ, इसके अंदर भी हम दो तीन चीजें स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है यार, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वो एक्सेलरेशन, या नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही हो। मतलब एग्जांपल दे देता हूं, ओरिजिन, और यहां पे क्या आ जाएगा, एट t इक्वल टू 0, मान लो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 1 सेकंड में देखा तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड में देखा, अब इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो देखो हर एक सेकंड में 5 ही इंक्रीज हो रहा है, हर एक सेकंड में 5 का ही इंक्रीज आ रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्म होती है। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं,
मैंने गलत लिख दिया, इसको ठीक कर देता हूं। तो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। जीरो और टी इक्वल टू जीरो में मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, देन टी इक्वल टू 1 सेकेंड में सीधा ये हो गया आपका 11 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड उसके बाद टी इक्वल टू 2 सेकेंड में देख रहा हूं तो अब इसका 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप देख सकते हो एक सेम समान तरीके से इक्वल मैनर से वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। खासतौर पे ये हमें कहां दिखने को मिलता है, जैसे हिली एरिया में। खासतौर पे जब आप हिली एरिया में चलते हो, कभी स्पीड बढ़ती है कभी घटती है, तो ये वेरिएबल में माना जाता है। और लास्ट हमारे पास आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी बता देते हैं यार आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं तो पहली बात हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस पॉइंट ए पॉइंट पे रखा हुआ है और मैं उसको सिंपली ड्रॉप करूंगा, थ्रो नहीं करूंगा। तो ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे छोड़ दो, फेंकना मतलब ऐसे मार दिया, फेंकना नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है। तो जब आप इसको ड्रॉप करते हो तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जाता है, ठीक है, पहले तो आप ये सोचो ना कि नीचे एक्सेलरेट कर क्यों रहा है तो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, तो इसलिए लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या देते हैं। तो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन मिल गई है, और उस एक्सेलरेशन को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ऑन एन एवरेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कईयों को ना ये बात समझ में नहीं आती कि सर इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि विद एवरी सेकंड इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। मतलब ये कि जब t इक्वल टू जीरो था तब एक्सेलरेशन जीरो है, जब t इक्वल टू 1 हुआ तब मेरी वेलोसिटी जो है, अब वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हुआ, अब अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो 9.8 प्लस 9.8 दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड अब उसकी स्पीड या वेलोसिटी हो चुकी है। अगर आप इसको फर्दर 1 सेकंड और बाद देखोगे t इक्वल टू 3, है ना, तब इसकी स्पीड हो चुकी होगी 20 दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड जो है वो हो चुकी है। तो हर 1 सेकंड के साथ वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आता रहता है, कांस्टेंट रेट तो है ही है बट बढ़ता जा रहा है आपका। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें बहुत एक छोटा सा नोट भी दिया गया है। नोट ये है कि जो g की वैल्यू है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है यार, कि चाहे आप चींटी को फेंको चाहे हाथी को फेंको किसी पॉइंट से, उन दोनों की एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एग्जैक्टली सेम होगी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, बशर्ते हम ये मान के चले कि उनमें कोई भी एयर फ्रिक्शन या बॉयंसी जो है वो एक्ट नहीं कर रही। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई आपका हो जाता है। और इसके साथ आपका जो ए पार्ट है कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपका मोशन इन वन डायमेंशन का जो पहला पार्ट है उसको कवर कर दिया है। ट्राई किया है कि मेन पॉइंट में सारे आपके कवर कर दूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।